हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन बासित लिमिटेड था ना। अच्छा जी, बासित लिमिटेड के अंदर ऑप्शन 2 के अंदर यहाँ पे बात जो है वो कल कुछ कंक्लूड नहीं हो पाई थी। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह की बात की थी ऑप्शन 2 के अंदर। अगर आप ओपन करेंगे अपनी एंट्रीज और 31 दिसंबर X8 वाले सवाल में आएंगे, तो यहां पर जो चेंज इन एस्टीमेट आया था उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी बात जो है वो आपको उस समय समझ नहीं आई थी। थोड़ा और मैं आपको एलाबोरेट करता हूँ ये बात, बल्कि उससे भी आसान। मैंने कहा था कि ये जुगाड़ है, वर्किंग मुश्किल है। ये जुगाड़ क्या है कि इस 250 को पकड़ो जो 250 बढ़ा है अब एसेट में, और इसके डेप्शन का इंपैक्ट पिछले सालों में तो सही कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट। इसको करंट ईयर और फ्यूचर ईयर को सही करना है। फ्यूचर ईयर की डेप्रिसिएशन तो सही हो जाएगी, करंट ईयर के अंदर हम पिछले असरात को खत्म करेंगे। ठीक है ना। उसमें मैंने कहा था 250 डिवाइड बाय 2 कर दो। भाई इस सवाल के तक तो वो ठीक था, लेकिन पक्का जुगाड़ जो है वो क्या बनता है, आसान। इसको छुपा लो। मुझे बताओ, एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है तो डेप्शन भी, डेप्शन बढ़ने की एंट्री होती है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, इतनी डेप्शन क्रेडिट। ये तो होगा डिसाइड, एंट्री ये होगी। ठीक है, उसके बाद इस 250 को पकड़ के ले आओ। ठीक है, और 250 से कहो अगर तुम शुरू दिन से होते तो 4 साल पे डिवाइड करते और हर साल तुम भी डेफिसिट होते आते, तो कितने साल डेफिसिट नहीं हुए? 2 साल, तो मतलब 125। अब असल में तो ये उसूल है, ठीक है ना, कि 250 जो डेफिसिट नहीं हुआ था वो अगर होता पिछले 2 साल तो कितनी डेप्शन आती? तो 250/4 1 साल की आ गई, इंटू 2 कर दिया हमने, ये 2 साल की डेप्शन बन गई। ठीक है ना। अब चाहे आप 6 साल वाला एसेट लो, 10 साल वाला लो, 20 साल वाला लो, अब कोई मसला नहीं होगा, लेकिन स्टिल उस वर्किंग की तरफ नहीं जाना जो बड़ी कंफ्यूजिंग है। मैं नेक्स्ट टाइम बुक के अंदर भी उसको चेंज कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? ये है हमारी प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन जो हमने एडजस्ट कर ली। ठीक है जी, ओके। यानी कि इसको मुझे लाल एंट्री कर लेना चाहिए, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक हो गया जी। और ये 1 जनवरी पर ही हमने, पहले दिन ही, जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट हमने रीपे की, उसी दिन एसेट को बढ़ाया और उसी दिन पिछले 2 साल की डेप्शन का इंपैक्ट डाल दिया। ठीक हो गया, सही है। अब आगे क्या है? आगे वही नॉर्मल काम। अब एसेट बढ़ के 250 से बढ़ के 500 हो गया है, और बस अब इसको 4 पे डिवाइड कर दो, सिंपल, और 125 की ये 1 साल की डेप्रिसिएशन इस साल की होगी। ठीक है ना। मतलब मामला पता है क्या था? मामला ये था, अगर आप इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो 2 थी, ऑप्शन 1 वाली और ऑप्शन 2 वाली इनकम स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 वाली इनकम स्टेटमेंट पे अगर आप गौर करें, जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई थी, X8, X7, X6, ये आसान है। क्या आपने डेप्रिसिएशन वैसे ही 125 पे रखी हुई थी? हर साल डेप्शन कितनी आ रही थी? 125, 125, 125, ये 125 है। अच्छा, सही है। और आपने एक इनकम रिकॉर्ड की हुई थी पिछले 2 साल में 62.5 और 62.5। अब जो तीसरा साल आया तो आपने गवर्नमेंट ग्रांट का जो 4 फीट एक्सपेंस है, गवर्नमेंट का नाराजगी एक्सपेंस, आपने वो 4 फीट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। ये सॉरी, वो वहां पे था उस एंट्री में, कितना जी? 125। तो 125 का जो एक्सपेंस है, तो नजर आया आपको पिछले 2 साल में जो इनकम रिकॉर्ड की थी, आज उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये आसान था। यहां पे मामला क्या था? यहां पे ना हमने डेप्रिसिएशन को ही कितने पर रखा? 62.5, और यानी डेप्रिसिएशन को 125 से कम रिकॉर्ड किया था पिछले 2 साल में। ठीक है, तो जब इस साल में आए तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स, जो भी अंग्रेजी अभी लिख लेते हैं, इसकी को बना लेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स का जो चेंज इन एस्टीमेट का इंपैक्ट था वो कितना निकला? 125, 8 में 125। अब 125, इधर 125 की इनकम रिकॉर्ड हो गई थी, रिवर्स कर दो एक्सपेंस। 125 से एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ था, मजीद रिकॉर्ड कर लो। ये तो हो गया पिछले साल का असर खत्म, रेड वाली एंट्री। ठीक है, अब इस साल की डेप्रिसिएशन नॉर्मल, अगले साल भी 125 होगा और एसेट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है ना, इसको नोट कर लें, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये तो नोटेड था ना।
इसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी आप ना ये करेक्शन कर लें, 250/2 कर दिया था मैंने। इस सवाल के हद तक तो ठीक था, लेकिन बच्चे ने कहा सर जुगाड़ है तो पक्का पक्का हो ना, ठीक है। तो वो जुगाड़ पक्का पक्का तो यही है कि जो उसकी ओरिजिनल जो बढ़ाया है एसेट में, जो एसेट में बढ़ा, देखो एक तो इसके अंदर जब रीपेमेंट करेंगे तो हमेशा डेप्शन में बढ़ना है। उसकी वजह यह है कि ग्रांट ने वापस होना है, और चूंकि ग्रांट ने एसेट को कम किया होता तो वो बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए डेप्शन ने तो हमेशा बढ़ना है। वैसे हमने देख भी लिया एसेट बढ़ रहा है तो डेप्शन को भी बढ़ाना है, तो पहले एंट्री लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, जिस अमाउंट से एसेट को बढ़ाया है ये है वो अमाउंट जो पिछले 2 साल डेप्रिशिएट नहीं हुई। अगर होती डेप्रिशिएट तो क्या करते, डिवाइड बाय 4 करते और हर साल डेप्रिशिएट करते, ठीक है ना। अब आपने उसूल की बात क्या लिख ली यहां पर, जिसको जुगाड़ कह रहे हैं हम, ठीक है। वो क्या है, आपने जितनी अमाउंट से एसेट को बढ़ाया उसको ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड कर दो, और जितने साल गुजरने के बाद रीपे हो रही है ये ग्रांट उतने से मल्टीप्लाई कर दो। लिख लिया उसूल, नहीं तो लिख लो, अपने अल्फाज लिख लो ना। जिस अमाउंट से एसेट को बढ़ाया, जिस अमाउंट से एसेट को बढ़ाया उस अमाउंट को डिवाइड करो ओरिजिनल लाइफ से, उस अमाउंट को डिवाइड करो ओरिजिनल लाइफ से। 4 साल थी ना एसेट की जिंदगी। जिस अमाउंट से एसेट को बढ़ाया रीपेमेंट के वक्त, जिस अमाउंट से एसेट को बढ़ाया उस अमाउंट को डिवाइड करोगे ओरिजिनल लाइफ से और मल्टीप्लाई कर दो उतने अरसे से, और मल्टीप्लाई कर दो उतने साल से जितने साल बाद ग्रांट की रीपेमेंट, जितने साल बाद ग्रांट की रीपेमेंट हुई है। बेटा फिर वर्किंग करनी पड़ती ना हमें डिटेल्ड, जाहिर सी बात नहीं, जरूरी नहीं है क्या मैं कह रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन में ये असूल है, ठीक है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस भाई आपको वैसे ही पता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में आप एक्यूमुलेशन निकालने के लिए शॉर्टकट लगाते थे, रिड्यूसिंग बैलेंस में वही डिटेल्ड, तो डिटेल्ड वर्किंग कर लोगे 1 2 3 4 और फिर आगे वो वर्किंग कर लोगे। अगर ये 250 की बजाय 500 होता तो इतना इतना, तो वहां से भी इंपैक्ट निकल आना है। आसान है, मुश्किल नहीं है, इस सवाल में डाल लेंगे टेस्ट में। आज आइए 16 भी होगा, वो तो होता ही आपको पता है, उसमें क्या रिवैल्यूएशन आ जाएगा मिसाल के तौर पर। IAS 40 होगा, IAS 20 होगा, ये तो होंगे ही। IAS 16 ने बरकत के लिए ना, ये 5 का 5 था ना, इन सब का बाप है ये IAS 16, ये सब बच्चे हैं, ठीक है ना। क्यों IAS 16 पहले आया था, फिर उसके बाद आया 20, फिर उसके बाद आया 36, फिर उसके बाद 20 के बाद 23 आया, फिर 36 आया, फिर ये पोता है 40, ठीक है ना। तो ये अब्बा जान ने तो साथ ही होना है, इन सबके नाम के साथ अब्बा जान का नाम लग रहा है असल में, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं इसको, साथ साथ है। ओके, 2 सवाल है टेस्ट में, थोड़ा सा टेस्ट जरा लेंथी हो गया, माजरत। 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे का टेस्ट है, 2 घंटे का नहीं है, 1 घंटे का टेस्ट है, ठीक है। खूब अच्छी सी ट्राई करना, 50% नंबर सब ने लेने, ओके। अच्छा जी, अब जरा 2-4 बातें हैं, सोच रहा हूं पहले ट्री बना लेते हैं जितना हमने पढ़ लिया। नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स का ट्री बनाया था कल, समझ आ गई थी वो बात। चलो अच्छा ना, अभी आज इंशाल्लाह ये कंक्लूड हो जाएगा प्रिंसिपली, तो बाकी फिर ये है कि छोटी मोटी कोई चीज़ें रह जाए, जैसे गवर्नमेंट असिस्टेंस है, वो थोड़ी सी बात करनी है, उसके डिस्क्लोजर्स हैं या इसके डिस्क्लोजर्स हैं ग्रांट के क्या क्या होते हैं। आधा लेक्चर भी लग जाए शायद, मुश्किल है, और होपफुली कल हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे। देखें, मे भी IAS 1 शुरू करें, यानी कि चेंज इन इक्विटी बनाना सीखें, मे भी, ये मे भी है, कुछ भी हो सकता है भारत। वो यही करवा दे, सारे करने काके, सारे करने। अच्छा जी, मॉनिटरी ग्रांट्स में आपको मैंने बताया 2 तरह की ग्रांट्स होती हैं, एक होती है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट और दूसरी होती है ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो अगर आप लोग पहले देख लें नोट तो फिर भी हो जाएगा, तस्वीर से भी नोट हो सकता है, ठीक है। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, ये सब कुछ आपने किया हुआ है। मैं ट्री आज बाद में बना रहा हूं, पिछली अटेम्प्ट तक मैं ट्री पहले बना देता था, पहले लेक्चर में, ठीक है। खैर बच्चों को समझ तो फिर भी आ ही जाती थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज ज़्यादा चीज़ समझ आएगी, आज आप लोग मुझे बनवा रहे होंगे ये ट्री, ठीक है। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो तो 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, उसकी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड ने 2 ऑप्शंस दिए हैं। कौन कौन से? कल वाला सवाल, परसों वाला सवाल, सारे सवाल ही यही थे, ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल के अंदर एक्सपेंस वाली ग्रांट की रीपेमेंट आई थी? नहीं आई। एक्सपेंस वाली ग्रांट रीपे ही नहीं हुई,
किस किसने एग्जाम्पल 5 और 6 की हुई है? कौन कौन है जिन्होंने नहीं की हुई है? क्लास से बाहर जाने के लिए तैयार हैं? कहता है मैंने नहीं, क्लास आने तैयार हैं? फौरन नहीं, क्यों नहीं किया काम? काफी ज्यादा काम था। काफी ज्यादा क्या मतलब? टेस्ट में क्या आना था? टेस्ट में क्या आना था? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आना था, IS-20 आना था ना। अल्लाह करे एक्सपेंस की रीपेमेंट हो टेस्ट में, अल्लाह करे हो। अच्छा सुनो भाई, काम किया करो यार, देखो पढ़ लो, इसी बार पास कर लो। क्यों तुमने वो 6 महीने जो अल्लाह की तरफ से बच गए हैं वो लगाने हैं? तो मुझे तो यही लग रहा है आप लोगों का इरादा यही है। ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स जी। 2 ऑप्शंस थे। ऑप्शन वन ताकि तस्वीर में सही से आ जाए ना बच्चों के, तस्वीर वालों के जो नोट नहीं कर रहे मेरी बात मान के, उनका दर्द भी तो महसूस करूं। ऑप्शन 1 क्या करें जी? ग्रांट को सेप अपने अल्फाज में लिख लो भाई, ये कौन सा स्टैंडर्ड में कहा ट्री बनाओ, ठीक है ना। तो मैंने कल जो लिखवाया था ऊपर वही लिख लो। क्या लिखवाया था? ग्रांट इज केप्ट सेपरेटली। ये ऑप्शन लिख लो, नीचे ट्रीटमेंट लिख लेते हैं। ग्रांट इज केप्ट सेपरेटली फ्रॉम एसेट, मतलब इसका यही होना कि एसेट अलग है और ग्रांट अलग, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया था? ग्रांट केप्ट सेपरेटली में हमने कहा था कि रिकॉर्ड ग्रांट एज अ डेफर्ड और अनअर्न्ड इनकम, जिसका मतलब क्या होता है? लायबिलिटी व्हेन रिसीव्ड। ये किया था ना। ये सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप एक क्विक रिवीजन कर सकें जब आप किसी वक्त इसको रिवाइज करने लगे ना। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स छोटा सा टेबल ही आ गई थी, मॉनेटरी ग्रांट्स बड़ा सा टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सारा इसमें रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रांट इज केप्ट सेपरेटली फ्रॉम एसेट में क्या करो? रिकॉर्ड ग्रांट एज अ डेफर्ड और अनअर्न्ड इनकम, यानी लायबिलिटी, एडवांस भी कह सकते हो, एडवांस इनकम, ठीक है ना। व्हेन रिसीव्ड, और अगला काम क्या किया था? एमर्टाइज किया था ग्रांट को ऑन द सेम बेसिस एज द एसेट इज डेप्रिशिएटेड, ठीक है। तो ट्रांसफर, जरा आसान वाला लफ्ज लिख देना, ट्रांसफर द डेफर्ड ग्रांट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इनकम। इस लंबी सारी कहानी का शॉर्ट नाम क्या है? एमर्टाइज कर दे। ग्रांट यानी लायबिलिटी को प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम ट्रांसफर करना, ट्रांसफर द डेफर्ड ग्रांट यानी लायबिलिटी टू प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम। इस सारी लंबी कहानी का मतलब शॉर्ट नाम क्या है? एमर्टाइज कर लो, ठीक है ना। ट्रांसफर द डेफर्ड ग्रांट टू प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम, यानी एमर्टाइज करो इसको ऑन द सेम बेसिस एज द रिलेटेड एसेट। लिखने ज्यादा बेहतर है, एज द रिलेटेड एसेट इज डेप्रिशिएटेड, ठीक है। हाँ, आज के टेस्ट के अंदर ध्यान रखना कि जो ग्रांट जिस एसेट से रिलेट कर रही हो उसी के हिसाब से उसको, ठीक है। अच्छा जी, डेप्रिशिएटेड। लवली टेस्ट, टुडे टेस्ट इज सच अ लवली टेस्ट। नहीं भाई, हाँ रात को ही बनाया मैंने, कहीं से उठा के चीजें लिख दी वहां पे। अच्छा ओके, आगे बढ़ें। ये खत्म, कहानी खत्म, बस क्या किया था? ये किया था ना। अब इसके साथ आप एग्जाम्पल 1 कर दें। एग्जाम्पल 1 हमारी थी ना, ठीक है, लेकिन अब तो बहुत सारे सवाल कर लिए। कौन कौन सी? एग्जाम्पल 1 एक क्लास वाली थी, वो उसके बाद एग्जाम्पल 2 शायद बुक वाली थी, तो बहुत कुछ हो गया। अब इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, ये ट्री बन गया हमारा। ओके, ऑप्शन 2 क्या है जी? हाँ जी, ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम एसेट। हाँ, ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एसेट। जो एसेट जिसकी मद में वो ग्रांट आई है, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो। ये तो आसान है, आज वाले सवाल में ऐसा थोड़ी हो, अलग रखनी पड़ेगी। ओके, हो सकता है करंट नॉन करंट देख लेना, ठीक है, ध्यान से। अच्छा, ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एसेट। क्या करो जी? रिकॉर्ड ग्रांट एज डेफर्ड व्हेन, चलो ऐसे ही करो, ठीक है। रिकॉर्ड
ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम, ग्रांट एज डेफर्ड, चलो वही बात रिपीट करता हूँ, और अनअर्न्ड इनकम यानी कि लायबिलिटी रिकॉर्ड करो व्हेन रिसीव। ये तो ऐसे ही कर लो पहले। फिर डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रांट फ्रॉम एसेट व्हेन द एसेट इज परचेज। ठीक है, व्हेन द एसेट इज परचेज या एक्वायर्ड, परचेज भी ठीक है, ज्यादा आसान है। व्हेन द एसेट इज परचेज डिडक्ट द डेफर्ड ग्रांट, वो जो लायबिलिटी थी, फ्रॉम एसेट, ठीक है जी, और डेप्रिशिएट द एसेट विच इज नेट ऑफ ग्रांट। ऐसे ही किया था। इसमें लिखना चाहे तीसरा पॉइंट तो लिख सकते हैं कि डेप्रिशिएट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये वैसे पहले लिखना चाहिए था, ये पॉइंट इधर आता और फिर नीचे लिखते ट्रांसफर द डेफर्ड इनकम ऑन द सेम बेसिस। ठीक है, तो लिखना चाहें तो आप भी ऊपर लिख सकते। सही है, समझ गए बात? अच्छा जी, उसके बाद मॉनिटरी ग्रांट्स में दूसरी तरह की ग्रांट्स हमने पढ़ी थी, ग्रांट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। इसको ग्रांट रिलेटेड टू इनकम भी कह देते होते हैं, बहरहाल आप ऐसे ही याद रखें। अगर चेंज इन एस्टिमेट आएगा तो डेप्रिसिएशन की बेसिस चेंज होगी, तो फिर तो ऐसी बात है, उसको ही बदलेंगे ना। देखो हमने क्या ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है जहन में कि जैसे जैसे ये एसेट ख़त्म हो वैसे वैसे ये लायबिलिटी भी ख़त्म हो, तो सेम बेसिस रखेंगे तभी ना। ठीक है भाई, क्वेश्चन बच्चे ने किया है कि अगर चेंज इन एस्टीमेट आ जाए हमारा एसेट तो उसकी लाइफ बदल जाए, तो आपको पता है चेंज इन एस्टीमेट की काउंटिंग करनी पड़ती है, रिमेनिंग लाइफ बुक वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है। तो ग्रांट के साथ क्या करें? तो भाई मैंने इनसे ये अर्ज किया जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमने कोशिश क्या करनी है कि जैसे जैसे एसेट खत्म हो वैसे वैसे लायबिलिटी खत्म हो, ये वाली। तो जब बेसिस एसेट की बदल गई तो वही सेम जो काम एसेट के साथ करना है ना, वही इस डेफर्ड ग्रांट के साथ करना है, बस। ये आसान अल्फाज, ठीक है। अच्छा जी, ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस में तीन तरह की ग्रांट्स हैं, फिर आगे दो तरह की, सॉरी, ठीक है। ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस में क्या है जी? ये है रीइंबर्समेंट ऑफ पास्ट कॉस्ट इनकर्ड। ये हमने किया नहीं है क्योंकि इतनी आसान बात है कि ये किसी सवाल के अंदर आई नहीं। इनकर्ड पास्ट कॉस्ट जो इनकर हो चुकी हैं उनकी रीइंबर्समेंट कर दे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पता चला कि हमने पिछले साल 10 फैक्ट्रियों को स्मोक फिल्टर दे दिए थे फ्री। अच्छा वाह, स्मोक के लिए कितने अच्छे हैं आप, ये पकड़ें उसकी बाद में हमारी तरफ से भी कुछ इमदाद ले लें। अब एक ऐसा एक्सपेंस जो हम इनकर कर चुके हैं पास्ट में, गवर्नमेंट ने उसकी मद में कोई रीइंबर्समेंट कर दी, कर सकती है गवर्नमेंट। हम ना करेंगे? कभी नहीं, ना क्यों करेंगे? बिस्मिल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया हुआ रिस्क है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये रिसीव होगी उसी वक्त उसको क्या करेंगे, इनकम में डाल देंगे, ठीक है जी। तो रीइंबर्समेंट ऑफ पास्ट कॉस्ट इनकर्ड की ट्रीटमेंट क्या है? रिकॉर्ड इट एज ग्रांट इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन रिसीव, यानी कि डी है, जी कब है? इमीडिएटली। भाई ये पढ़ाया नहीं है, असल में इतनी सिंपल बात है कि अब आपको पता लग गया। अगर ऐसी ग्रांट आ जाए तो दस्ती क्या करना है, इंट्रो वाली एंट्री करनी है, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, वो जेडी मर्जी इनकम है, समझ गए ना। तो दिस इज बहुत वाला सिंपल। देन जी ओके जी, बराबर नहीं है। रीइंबर्समेंट की बजाय, रीइंबर्समेंट तो नहीं होती, खैर आप यूं लिख लो, ठीक है। ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस है और वो क्या है? फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड, ठीक है ना। वो ऑलरेडी इनकर हो चुके थे, ये अभी इनकर होने, ठीक है। तो अब इस ग्रांट के अंदर फिर हमारे पास दो ऑप्शन,
ये सब कुछ पहले पढ़ा दिया, पहले दिन टेबल में आता तो आप कहते पता नहीं केड़े कहाँ फंस गए हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं, अब तो आपको पता ही है, ठीक है। दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 शो द ग्रांट इनकम सेपरेटली इन प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब यहां पर याद है आपको बैलेंस शीट वाला ऑप्शन नहीं था, ग्रांट ने कहीं से नेट नहीं होना, बैलेंस शीट में तो यहां पर बैलेंस शीट में ग्रांट नजर आती थी, यहां पर नजर नहीं आती थी, यहां पे दोनों ऑप्शन में ग्रांट नजर आती थी। याद आ रही है आपको वो एग्जांपल 1 और 2 वाला वो लेक्चर, इसमें काम यही किया था, याद है परसों का लेक्चर। ओके, शो द ग्रांट इनकम सेपरेटली इन प्रॉफिट एंड लॉस, शो द ग्रांट इनकम सेपरेटली इन प्रॉफिट एंड लॉस, और बल्कि इसको यूं लिखें, पहले तो ग्रांट रिकॉर्ड करें ना, ग्रांट रिकॉर्ड तो वैसे ही करेंगे, उसको डेफर्ड लायबिलिटी बनाएंगे, साथ साथ लिखने वाले तो ऐसे ही होते हैं, फिर बाद में हंसते हैं। मैंने मना भी किया कि ना नोट करें साथ साथ, मैं कौन सा रटा लगा के आया हूँ, बस साथ साथ बातें आती जा रही हैं। और एक मेहरबानी भी किया करें, ये मेहरबानी तो कर दिया करें आमिर भाई, क्लास के एंड पे ना, बल्कि क्लास के एंड पे सब कुछ मिल जाता है, जैसे टेबल बनेगा ना तो पिक्चर खींच के टीए को भेज दिया करें ग्रुप में, क्योंकि अगली क्लास के अंदर फिर ये बातें दोबारा सोचने में फिर टाइम लगता है। आप क्लास में सोच ली होती हैं तो ज़रा यूज़ हो जाएंगी, ठीक है, भेज दिया करें, सिर्फ ये इस तरह की बातें। हाँ, सबसे पहले क्या करो, रिकॉर्ड द, अच्छा नहीं, वो तो हम हेडिंग बना रहे थे, हेडिंग क्या बना रहे थे, शो द ग्रांट इनकम, ठीक है, दोबारा ये बात लिख लेंगे, शो द ग्रांट इनकम सेपरेटली, ऑप्शन है ना, सेपरेटली इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या किया था, जिस दिन ग्रांट आई थी रिकॉर्ड किया था हमने ग्रांट को एज अ डेफर्ड, रेफर्ड या अनअर्न्ड, ये सेम लिखना ताकि बार बार कोई बात याद ना करनी पड़े, डेफर्ड या अनअर्न्ड इनकम यानी कि लायबिलिटी के तौर पे इसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है जी। रिकॉर्ड ग्रांट एज डेफर्ड इनकम व्हेन रिसीव्ड, ओके, और ट्रांसफर द डेफर्ड ग्रांट यानी कि लायबिलिटी टू प्रॉफिट एंड लॉस proportionately as the related expense is incurred। ये सारी अंग्रेजियां हैं, बस ऐसे ही काम तो आपको आता है ये, ठीक है जी। और एक एडिशनल बात लिख लो यहाँ पर, ग्रांट शुड बी, ग्रांट इनकम शुड बी, वही वाली बात दोबारा, ग्रांट इनकम इज शोन separately show, grant income is shown separately in profit and loss, ठीक है जी। ठहर जाओ, ग्रांट इनकम इज शोन सेपरेटली फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, बल्कि फिर कंफ्यूज करेगा आगे फ्रॉम, सही है। ग्रांट इनकम इज शोन सेपरेटली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस ठीक है ना। बैलेंस शीट में जाहिर सी बात है जब आपने प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर करना है तो बैलेंस शीट में तो बची जाएगी ना जो पहले दिन आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज वाज ऑप्शन 1। अब फिर हंसो वो बच्चे जो जिन्होंने ऑप्शन 1 की जगह नहीं छोड़ी थी यहाँ पे लिखने की, ठीक है, ओके। कि सारे वही हंस रहे हैं, फिर कुछ साथ वाले पे भी हंस रहे होंगे, ऑप्शन 2 साथ वाले कह रहे होंगे होर ना मन क्या भी रियासी उस्ताद लगाए थे। अच्छा जी, जी मैं वैसे ही यहाँ तक रोक रहा हूँ भाई, ये खुली जगह थी, चलो अब तो जो होना था हो गया जी। शो नहीं करनी ग्रांट, तो शो लिखना भी सही नहीं है, बल्कि आप यूं करें, डिडक्ट द ग्रांट इनकम फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। क्या करो जी, फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पहली लाइन बिल्कुल सेम होगी, रिकॉर्ड, मैं दोबारा लिख रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपका टेबल बन जाए, तस्वीर में आ जाए। रिकॉर्ड ग्रांट एज आ डेफर्ड या अनअर्न्ड या एडवांस, वो मैं नहीं लिख रहा, अब ज़्यादा हो जा रहे थे। डेफर्ड या अनअर्न्ड इनकम यानी लायबिलिटी
व्हेन रिसीव्ड। उसके बाद क्या करो, पीरियोडिकली इसको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ट्रांसफर द डेफर्ड ग्रांट, यानी वो जो लायबिलिटी आपने बनाई है पहले, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर करो टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शनेटली। बिल्कुल सेम चल रहे हैं हम, ऐसे ही है ना, फर्क तो सिर्फ एंड पे जाके आया था ना प्रेजेंटेशन का, ठीक है। प्रोपोर्शनेटली एज द रिलेटेड एक्सपेंस इज इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड। इनकर्ड या रिकॉर्डेड एक ही बात है, इनकर करते हैं एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, पेमेंट का वेट किए बगैर। जब इनकर हो जाता है एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इनकर लिख लो या रिकॉर्ड लिख लो, एक ही बात है। लेकिन वो करने लगे ना, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया मैंने, ये तो नहीं कहा कहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब लिखने लगाऊं, ग्रांट इनकम इज डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस and net expense is shown in, and net expense net of grant income, ठीक है, and net expense appears in profit and loss. Now you can take pictures. अच्छी बड़ी जगह पड़ी थी, चलो बहरहाल सही है, समझ तो आ रहा है ना। आमिर भाई थोड़ा सा ना देखें, ये इतनी की जगह है, एक बार ना उनको भी जरा जूम इन करके दिखा दें, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ ये लिखा हुआ, फिर जूम आउट करके नॉर्मल कर लीजिए। भाई टीए को मेरी बुक, एक बड़ी सी बुक थी, कहाँ गई? नोट कर लें 1 मिनट के अंदर अंदर, जल्दी कर। हाँ, जो नोट करने वाले हैं वो भी तो कर रहे हैं ना। भाई एंड पे कौन नहीं नोट कर रहा, जरा बेटिए को तो बुला लें, दौड़ के जाना और उसे कहना, उसे कहो कि मेरी वो बुक तो ले आए ग्रीन वाली जो सर के पास थी, कहाँ है वो, कहाँ पड़ी? अच्छा वो उसको बुला लें, हमें भी बुला लें उसको। ला दो यार कोई बच्चा इधर। लियाओ पाने इधर, लियाओ आज ताड़े दर्शन कराइए बच्चों ਨੂੰ। और किधर क्या नाम है आपका? ओ मीट मिस्टर उमैर, चला कर। तुम्हारे लिए बददुआ है मेरी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखनी है, सिर्फ सोल्यूशन उधर ही करूंगा, सोल्यूशन उधर ही होगा। बस यार ये बुक पूछनी थी, वो बच्चे ने बाद में बताया है। वैसे भी मुझे नजर ना आओ थोड़ी देर, वो तस्वीर भी खींचनी होती है। अच्छा भेज दिए, चलिए नोट करने वाले करें। मैं जरा यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पहले वहीं पे लिख देता हूँ। ICAP की किताब में नहीं, एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फॉरगिवेबल लोन्स की। भाई ये एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, इसको भी नोट करना है। विकास बैठ जाओ इधर ही। कंपनी रिसीव, ये यार बुक में डालनी है फिर, इसलिए अच्छे तरीके से नोट करो, इसका सोल्यूशन भी नोट करना है फिर।
इधर वाले बच्चों के आगे तो नहीं आ गया? जो पहले दिन ट्री बनाया था उसमें कहा था अपने लैंड का हाँ पहले दिन जो ट्री बनाया था उसमें फिक्स एसेट्स का आपने कहा था लैंड नॉट एप्रिशिएटेड गवर्नमेंट ने फर्स्ट एप्रिशिएटेड नॉन मॉनिटरी ग्रांट में कहा था कि वो ज़मीन दे दें। वो आपने बताया नहीं था लैंड भाई बता दिया था, बात हो गई है। मॉनिटरी ग्रांट्स नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स का एक छोटा टेबल बना था ना, ओपन करो, ओपन करके स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछो मुझसे। क्या तुमने छुट्टी की थी? वो अलग कर दिया था ना, वो अलग कर लिया था भाई, वो टेबल अलग है। मैंने इसलिए मॉनिटरी ग्रांट्स को बना लिया था, क्लास में बनाया था। भाई रहने दे यार, मेरी बात सुनो। नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स जो हैं वही था, वो अलग कर दिया, ये अलग, इनको इकट्ठा नहीं किया था वरना ये काबू में ही ना आता, ठीक है ना। ये ऑलरेडी काफ़ी फैल गया। मैंने मॉनिटरी ग्रांट्स को अलग कर दिया था और नॉन मॉनिटरी को अलग कर दिया था, ठीक है। मॉनिटरी ग्रांट्स के अंदर एसेट के पैसे आ जाएं तो फिर तो वो एसेट ही है। अब अगर वो लैंड है तो भाई लैंड के साथ तो डेप्रिसिएशन होनी नहीं है। इनकम कब बनाओगे? जब कंडीशंस मीट होंगी। ये तो बात अंडरस्टूड है ना, वो मॉनिटरी हो चाहे नॉन मॉनिटरी हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल ना लिखने देना मैंने, इतनी भारी किताब उठाई हुई है मैंने। बैठ जाए। दोनों से। अच्छा जी, एक चीज होती है जी फॉरगिवेबल लोन। क्या चीज जी? फॉरगिवेबल लोन। फॉरगिवेबल लोन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कोई लोन दे देती है और फिर कहती है अगर आपने सर्टन कंडीशंस मीट कर ली तो आपको हम लोन माफ़ कर देंगे। सारा भी माफ़ हो सकता है, कुछ भी माफ़ हो सकता है, ठीक है। अब जब लोन माफ़ हो गया, वेव हो जाना, लोन वेव ऑफ कर दिया गवर्नमेंट ने, फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया, तो ये फ़ायदा है या नुकसान है? फ़ायदा है ना। तो ये ग्रांट की मद में बात आती है नहीं आती? ठीक है, फाइनेंशियल फ़ायदा हो रहा है। 100 रुपये का लोन लेते हैं, ₹1,00,000 का लोन दिया है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने कहा, हमारी एग्जाम्पल, कंपनी रिसीव्स अ कैश लोन ऑफ 1 लाख ऑन यकम जनवरी X1 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन फॉलोइंग कंडीशंस। 40% ऑफ द लोन इज फॉरगिवेबल। हाँ, आपको 40% लोन माफ कर देंगे फ्रॉम द डेट ऑन विच सर्टेन कंडीशंस आर मेट। उन्होंने लगाई कंडीशंस, ठीक है जी। और इंटरेस्ट जो है वो 10% लेंगे, जो कि मार्केट रेट है,
जो क्या है मार्केट रेट। ठीक हो गया जी। रिक्वायरमेंट है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X1 assuming that all conditions are met on the पहला दिन, या assuming that all conditions are met by 30/9/X। ठीक है। अगेन जी आई कैप ने जस्ट फॉरगिवेबल लोन का मैं आपको सही टेस्ट दिखाऊंगा, थोड़ा सा जिक्र कर दिया अपनी किताब में, ना क्वेश्चन बैंक में कोई उसका क्वेश्चन है ना पेपर्स के अंदर, इसके किताब के अंदर, ठीक है ना, लेकिन ये टेस्ट हो सकता है आज के टेस्ट में भी टेस्ट हो जाए। बात बड़ी आसान सी है, इसलिए ध्यान से समझ लें, ठीक है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं। अगर आप लोगों की इजाजत तो मैं ये मिटा दूं, बल्कि ये क्या मिटाना, ठहरो, इसी को बंद करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे अभी नोट करने वाले, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, देख रहा हूँ 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो नोट करने पे बजिद हैं, तो अच्छी बात है, उनके लिए मैंने ये छोड़ दिया है। फिलहाल आप सब इधर तवज्जो करें, आप इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मसला ये होता है चीज़ की हुई ना हो, वहाँ को जल पहाड़ हो जल वाली बात हो जाती है। फॉरगिवेबल लोन, ठीक है जी, फॉरगिवेबल लोन। तो ये एग्जाम्पल किसकी है जी, फॉरगिवेबल लोन। ई को थोड़ा सा सर उड़ा दें, फॉरगिवेबल लोन, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने को लोन माफ़ कर दिया तो भाई ये फ़ायदा ही है, गवर्नमेंट ने फ़ायदा ही दिया है, ग्रांट ही दी है, ठीक है। वकास ही नोट कर लिए बच्चे, ये एग्जाम्पल ठीक है, लेनी है पिक, हाँ इसको फिर टाइप करके भी मुझे देना है, ठीक है, विद सोल्यूशन, ओके। अच्छा सोल्यूशन भी देख लो, उसकी पिक ले लेना, बस आपने टाइप करना होगा। सोल्यूशन करते हैं जी इसका। सोल्यूशन में फिलहाल ए, ऑप्शन ए, ठीक है। क्या मतलब, जिस दिन ये लोन आया गवर्नमेंट ने कहा कुछ शराइत पूरी कर दो, मैं 40% लोन माफ, हमने फटाफट पहले दिन ही सारी शराइत पूरी कर दी, हमने कर ली पूरी कर ली, उन्होंने कहा ले लो फिर माफ़ी। अब वो पहले तो 1 जनवरी को, अच्छा अलग अलग एंट्री भी हो सकती है, इकट्ठी भी हो सकती है, अलग अलग ही कर लो, ठीक है। 1 जनवरी X1 पर गवर्नमेंट ने लोन दिया, तो कैश डेबिट लोन फ्रॉम गवर्नमेंट है, चलो लोन लिख लेते, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट क्रेडिट, कितने से जी, 100 से, चलो ठीक है। पॉइंट आ गए तो मैंने लाख कर देना इसको आगे। अच्छा उसके बाद कोई बात नहीं, ये भी सही है, वो भी सही है, ओके। उसके बाद जी इसी दिन हमने क्या किया, इसी दिन हमने सारी शराइत पूरी कर दी, ठीक है जी। तो 40% लोन जो है वो माफ हो गया, तो लोन फ्रॉम गवर्नमेंट डेबिट और डेफर्ड ग्रांट, सारी की जो माफी थी आज मिल गई सारी। अब ये 40% लोन का यानी 40 रुपए हमने नहीं देने, माफी मिल गई हमें, तो हमें इनकम हो गई है। शराइत कौन सी पूरी करनी है, जो करनी थी वो कर दी है, इसलिए किसी वक्त का अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लोन वापस जाएगा, तो आहिस्ता क्या मतलब आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने कहा था ये शर्तें पूरी करो तुम्हें माफ, हमने शर्तें पूरी कर दी, माफी। अब ये 40 हमने कभी भी नहीं देना, ये फायदा आज ही सारे का सारा इनकम बना लो। तो लोन फ्रॉम गवर्नमेंट डेबिट और ग्रांट इनकम, बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, तो ग्रांट इनकम क्रेडिट। ज्यादा ग्रांट्स आ जाए ना तो फिर वो नंबरिंग कर लिया करो या कोई निशानी रख लिया करो ताकि मिक्स ना हुआ करें, ठीक है ना। 2-3 ग्रांट्स जैसे एग्जांपल 1 और 2 मैंने आपको याद होगा, ABC कंपनी एक ही कंपनी थी और उसकी 2 ग्रांट्स थी, तो फिर मुझे वो लिखना पड़ा था नंबर 1 नंबर 2, ऐसे कोई निशानी लगा दिया करो, एक्सपेंस वाली एसेट वाली कुछ भी ऐसे लिख लिया करो, ओके। खुला पर्चा खुला लगे करो, टेस्ट के अंदर प्राइस वाले देते हैं ना शीट, पैसे तो नहीं ना लाते, हाँ तो खुला सवाल किया करो। आई कैप ने भी शीट दी थी, तो ऐसे तो कोई जरूरत नहीं ज्यादा तांग तुंग करने की, ठीक है, तांग तो समझ आती है, तोंग क्या होता है। अच्छा जी ग्रांट इनकम इधर देखो, 100 इंटू 40% माफ हो गया, कितना 40। अब इसी दिन है ना तो कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे हम, कैश डेबिट करते 100 से, ग्रांट इनकम क्रेडिट करते 40 से और लोन क्रेडिट कर लेते 60 से। लोन तो 60 पे ही रह गया ना जो पेएबल है, ठीक है। अच्छा अब लोन कब रीपे होना है ये नहीं बताया गया सवाल में, तो बस ठीक है, फिर हो सकता है 10 साल बाद एक ही बार पे करना हो, 5 साल हमें इससे क्या नहीं, लोन की रीपेमेंट नहीं है, ठीक है ना। जिंदगी आसान है, बोरिंग कॉस्ट आपने पढ़ी है, बीच में किस्त आ जाती है ना तो इंटरेस्ट को 2 बार कैलकुलेट करना पड़ता है, ओके, लेकिन जिंदगी सुकून में। अब जनाब 31 दिसंबर X1 आएगा और जाहिर है इंटरेस्ट पे करना है, एनुअली पेएबल है ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल भी कह सकते हो, कैश भी कह सकते हो। असल में आप ये ना समझना 10% पेएबल एनुअली का मतलब कि हर साल के एंड पे पेएबल होगा, ये मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। अब सवाल खामोश है कि ये 31 दिसंबर X1 की शाम को पे हो गया या पे होना है, तो पे कर देते हैं, ऐसे ना हो आप कंफ्यूज हो, इसको पेएबल समझ रहे हो, पर्चे में कहीं ना गलती करें, ठीक है। सवाल एक्सप्रेसली यूं कह देता पेएबल एनुअली ऑन 1 जनवरी
ऑफ ईच ईयर, तो फिर यकम जनवरी 2 पर पे होता, यहाँ पर पेबल आया था। लेकिन मैं फिलहाल अज्यूम कर रहा हूँ जितना सिंपल हो सके कैश क्रेडिट, कैश कौन है क्रेडिट। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने की बारी आ रही। इधर देखो 100 का लोन है, 100 का तो लोन है ही नहीं, पूरा साल ही पहले दिन से ही कितना आउटस्टैंडिंग है। तो बोरिंग कॉस्ट ने हेल्प की आके वहां पे जो रिवीजन की थी इनटू 10% और फिर बट्टे बुट्टे लगाने, बट्टे बुट्टे को नहीं लगाने। ठीक हो गया, बट्टे तो समझ आती है सर, बुट्टे क्या होते हैं। अच्छा जी, ऑप्शन बी यकम जनवरी X1 गवर्नमेंट ने लोन दिया, कैश डेबिट लोन फ्रॉम गवर्नमेंट क्रेडिट 100 से, और अज्यूम क्या करो, अज्यूम पास एलिजिबिलिटी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर X1, assuming that all conditions are met by 30/9/X1, 30/9 तक कंडीशंस मीट नहीं की, तो तब तक ये फॉरगिवेबल नहीं बना। ठीक है, किस दिन बना, तो ये देखो यकम जनवरी को तो ये एंट्री नहीं कर रहे, तो यहां पर तो फिर कंबाइन हो ही नहीं सकती थी एंट्री, इसलिए मैंने यहां पे ये अलग कर दी। ठीक है, तो 31/9 अब्दुल्ला की बात मान, सॉरी अब्दुल्ला की बात मानते हुए, अब्दुल्ला का नाम आया ना, 30 से 31 हो गया, 30/9/X1। जाहिर है रहीम यार खान से पढ़ने आया, ये रहीम यार खान से है, मैं रहीम यार खान गया हूँ। हाँ हाँ, पाकिस्तान के एनजी फिरीदा भाई जी। तो लोन फ्रॉम गवर्नमेंट डेबिट 40 से और ग्रांट इनकमिंग क्रेडिट 40 से। ठीक है जी, मार्कर ने कहा मेरे लो जवाब जे, हमने कहा कोई बात नहीं। और 31 दिसंबर X1 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान करो। 100 इसको ना इधर नहीं, जगह कम है, इधर देखो, अब उधर इंटरेस्ट लिखा है, इधर इंट लिखा है, लो भाई अब ठीक है, लेकिन वर्किंग इधर कर लो नीचे, ये देखो इधर देखो 100 आउटस्टैंडिंग रहा 9/12, समझे। यूं समझो कि फिर 40 की किस्त पे हो गई, ऐसे समझ लो ना, जब पे नहीं करना समझो आउटफ्लो बच जाना, इनकम है ना, ठीक है, तो आउटफ्लो नहीं हुआ लेकिन लोन का बैलेंस कम हो गया ना। आसानी के लिए समझ लो 100 का लोन था, 30 सितंबर पे 40 रीपे कर दिया, तो अब बाकी 3 महीने में कितना आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, तो बाकी इनटू, भाई ये बात कितने बच्चों को समझ नहीं आती, मैं फिर समझाऊं, दोबारा देखें। लोन अज्यूम करें कि ये वाला अरेंजमेंट नहीं है, आज मार्कर यार जानदार नहीं है, वो जानदार है, वो किसी और के, नेक्स्ट क्लास तक कर देना काइंडली है, शाइयां भर देना। अज्यूम करें ये फॉरगिवेबल लोन नहीं है, हमने एक लोन लिया 100 रुपए का, ठीक है जी, और उसकी पहली किस्त 40 रुपए की पे कर दी इधर, ठीक है। अब ये 100 कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा, 9 महीने। इंटरेस्ट तो एनुअल होता है ना, खामोश एट द रेट ऑफ 10%, पेएबल एनुअली को छोड़ो, 10% का मतलब है 10% एनुअल रेट है, अनलेस के सवाल खुद कह दे क्वार्टरली या मंथली या सेमी एनुअली है, ठीक है ना। तो साल का इंटरेस्ट निकाला हमने, 9/12 क्यों कर दिया, 100 तो सिर्फ 9 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, फिर ये 40 समझो ऐसे पे हो गया, फॉर एग्जांपल पे हो गया, फॉरगिव नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ, पे हो गया, भाई एक तरह से पे ही हो गया ना, ठीक है। अब अगले 3 महीने क्या आउटस्टैंडिंग रहेगा, 60, तो ये 60 का 3 महीने का इंटरेस्ट आ गया हमारा इधर, समझे बात। और कोई और किसी को ना समझाइए तो फिर पूछ लो तीसरी बार, चले आगे बताओ। हाँ बच्चा खुश हो गया आज फिर, ओके ठीक हो गया जी, सही है। नाउ दिस इज द अकाउंटिंग ऑफ फॉरगिवेबल लोन, क्या है जी, फॉरगिवेबल लोन। नोट कर लें, हेडिंग बनाएं फॉरगिवेबल लोन की, ये एग्जांपल नोट करें और ये सोल्यूशन नोट करें। एक मिनट यार, एक और मुसीबत भी है, बल्कि वो रहने ही दो, वो सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं बात। जी बेटा, अच्छा फिर फॉरगिवेबल लोन मॉनिटरी ग्रांट हुआ या नॉन मॉनिटरी,
वैसे ना स्टैंडर्ड ने इसको अलग ही रखा हुआ है, तो आप सोच लेना घर पे जाके, ठीक है। अच्छा अगली बात सुनो, एक और चीज़ भी होती है, ये आखिरी चीज़ है, ये आखिरी ग्रांट की बात में ये आखिरी चीज़ है, ठीक है। हमने नॉन मॉनिटरी ग्रांट भी पढ़ लिया, पैसे ही ना दें, एसेट ही दे दें उठा के। हमने मॉनिटरी ग्रांट्स भी पढ़ लिया, पैसे दें एसेट खरीदने के लिए या एक्सपेंसेस के लिए। और आज हमने तीसरी चीज़ भी पढ़ ली, फॉरगिव कर दें कोई लोन, ये भी क्या है, ग्रांट। अच्छा अब एक चीज़ है जिसको मैं माजरत के साथ, एग्जाम्पल तो मौजूद है मेरे पास, मैं करवाने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन वो IFRS 9 की तरफ बात चली जाएगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ ज़बानी सुन लो। एक चीज़ और भी होती है, उससे कहते हैं, पहले सुन लो, गवर्नमेंट ने आपको लोन दिया, कंपनी को एक लोन दिया, मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा था 15%, गवर्नमेंट ने दे दिया ये 5% पे। तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने जो जिस इंटरेस्ट रेट पे दिया है वो मार्केट रेट से लोअर रेट पर है, ये भी फ़ायदा है, तो ग्रांट तो ये है। लेकिन अब इसके पीछे पता है मसला क्या है, मसला ये है, थोड़ी सी बात करता हूँ FAR 2 में जाकर, फिर ये बात शायद क्लिक करे, हाँ ऐसी बात की गई थी। इसको ना एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखना पड़ता है लोन को। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या होती है कि आपने आज जब उसको रिकॉर्ड करना है तो उसकी जो लोन की अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट पे आज रिकॉर्ड करना है, फिर एक स्केड्यूल बनता है एमोर्टाइजेशन का, वो बना के आपने उसको, तो ये बात ना बड़ी और तरफ निकल जाएगी। ICAP इसको MCQs के अलावा टेस्ट नहीं कर सकता। मैंने बड़ा सोचा रात को ये एग्जाम्पल करवाने का, जब सोचा था तो मैंने सोचा साथ वो भी करवा दूँ, समझा तो मैंने देना ही था, पर मसला ये है कि वो थोड़ी ना स्कोप से ज़्यादा बात बाहर जा रही थी, इसलिए इसको सिर्फ ज़बानी हद तक समझ लें, ठीक है। कि अगर लोन इज ग्रांटेड एट अ रेट विच इज लोअर देन मार्केट रेट, विच इज लोअर देन मार्केट रेट, ये भी फायदा है। और बोलो, इट इज ऑल्सो अ ग्रांट, इट इज ऑल्सो अ, ओके। तो इस ग्रांट के बारे में आपकी किताब में लिखा हुआ है, अगर आप अपने नोट्स ओपन करना चाहें, ये तो नहीं है, ओहो, अच्छा जी, अपने ना अपनी बुक के एंड पे अगर आप तशरीफ़ लाएं ना, नोट्स के एंड पे, नोट्स के, अपने चैप्टर के नोट्स के, मैं पेज बताने की कोशिश करता हूँ। माइक नहीं चल रहा, अब चल रहा है। जी, बुक्स का पेज नंबर 217 ओपन करें, 217। फॉरगिवेबल लोन नजर आ रहा है जी। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल को अब आप काट दें। ICAP की बुक की एग्जाम्पल है, लेकिन यार एक बात सुना करो ना, बहरे थोड़ा ही हो। मैं आगे बात कर रहा हूँ, पीछे डंगियां दे। 217 नंबर सफ़ा। अच्छा हाँ, ये जो एग्जाम्पल 7 लिखी हुई है ना बेटा, इसको मैं फिर एक बार पढ़ लेता हूँ, लेकिन अब मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही वैसे। ABC फार्मा रिसीव्ड कैश फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर रिसर्च एज पर टर्म ऑफ लोन, कैश रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट वेव्ड फ्रेंडली एबल डेवलप। अच्छा, इसके अंदर ना इसको काट दें, ठीक है। इससे ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल आप इसकी जगह पे लिख लें, काट कर लिखें क्लास एग्जाम्पल। भाई ये नोट शोट हो गया, मैं मिटा दूँ, मैं ज़रा प्रोजेक्टर ऑन करना चाह रहा हूँ। ये किसी ने नोट करना है, पिक्चर लेनी है तो जल्दी करें, जल्दी करें। ये मैं प्रोजेक्टर ऑन करने लगा हूँ। ये तो ऐसे ही है, तो लिखा हुआ किताब के अंदर, पढ़ लेना। इसको क्या लिख रहे हो, ये तो कोई ना नोट करे। नहीं नहीं, बस ये साइड चाहिए। सिर्फ ये एंट्री पिक्चर ले ले, मैंने सिर्फ ये मिटाना है, मुझे प्रोजेक्टर चाहिए बस। टू 1 0 कुछ भी नहीं हुआ। ओके हो गया। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस एग्जाम्पल को, ठीक है ये भी एग्जाम्पल, लेकिन भाई इसमें ना आप अकाउंटेंट्स है ना, जब तक जर्नल एंट्री सामने ना आपको मजा नहीं आता। तो वो हमने एग्जाम्पल ऐसी कर ली है कि सारी बात समझ आ गई। तो इसको काट के आप लिख दें
कि इसकी जगह लिखते हैं क्लास एग्जाम्पल डन इन लेक्चर 41, ठीक है ना, बस ये काफी है जी। ये देखें, अ फॉरगिवेबल लोन इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट when there is reasonable assurance that entity will meet the terms of forgiveness of loan. Until then such loan is treated as a liability and recognized at fair value under IFRS 9, ठीक है ना। अब ये फेयर वैल्यू क्या है IFRS 9 की, ये आपके स्कोप से बाहर की बात है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9 FR 2 में आप पढ़ेंगे, 10-12 दिन लगते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। तो फिलहाल आप यही समझ लें कि वो जो पैसे आए थे गवर्नमेंट से एज अ लोन, वो उसकी फेयर वैल्यू, बस लायबिलिटी की कोई फेयर वैल्यू, ओके। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू होती है, आज सुना, बस ये भी बस गलती से उन्होंने लिख दिया है, स्टैंडर्ड से उठा के एज इट इज लिख दिया ना। उनको अलग चाहिए था कि यहाँ तक बात करनी थी, यहाँ तक कर देते। अंटिल देन लोन इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, बस आगे काफी जरूरत नहीं थी आगे लिखने की। एंड रिकॉर्डेड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू अंडर IFRS 9। जैसे ये फेयर वैल्यू कह रहा है ना लोन को IFRS 9 में रखने का एक और मॉडल, ये मॉडल्स हैं डिफरेंट, एक ये फेयर वैल्यू में रखा हुआ है, एक एमोटाइज्ड कॉस्ट पे। वो क्या होती है, अगर मैं लोअर इंटरेस्ट रेट वाली एग्जांपल समझाऊं आपको तो मुझे फिर उसकी तरफ जाना पड़ेगा, तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। ICAP ने इतनी ही बात लिखी हुई है जितनी आपकी बुक के अंदर, कि मैंने यहाँ पर लिख दी थी, लोन विद बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट लोन एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट, द लोन शेल बी रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड एज पर IFRS 9। अब यहाँ कंजूसी करके यहाँ पूरी बात लिखता ना, एज अंडर amortized cost एज पर बाहर चले। The benefit of below market rate interest shall be measured as the difference between cash receipt under the entity shall consider condition। बस ठीक है, इसको बस इस तक याद रख लें MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया है गवर्नमेंट, तो ये भी एक फायदा ही है, ये भी क्या है, ग्रांट है, ठीक है। बाकी मैं फिर भी अपने सीनियर से मशवरा कर लूंगा, और ICAP को एक ईमेल तो डालनी है, 2 कर दूंगा उसमें चीजें, I37 वाली में भी रहती है ना, ठीक है। वो तो मैं 4 को दफा 2 दफा मेरा TA बेचारा पढ़ चुका है, 2 दफा मैं चैप्टर पढ़ चुका हूँ, मुझे कहीं रिवर्सल नजर ही नहीं आ रहा ICAP पूरी बुक में, तो लगता है उनसे गलती से हो गया है रिवर्सल का लफ्ज हज़फ। तो वो ईमेल के अंदर वो उसके साथ ये भी बात डाल दूंगा कि आपने बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट लिख तो दिया है, अब उसका सवाल पूछना है तो बता दो, IFRS 9 फिर यहीं करा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर उन्होंने कहा नहीं रहने दो, तो फिर बस MCQ के पॉइंट से पता होना चाहिए, ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, अब भाई साहब को एक समझ नहीं आ रही थी कोई एंट्री, पेज बता दो मेरे दोस्त, मेरे चांद, क्या कह गया, एग्जाम्पल 5 है, एक्स लिमिटेड रिसीव्ड अ कैश ग्रांट। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट की थी, कितने हाथ ऊंचा खड़ा करें, और हो गई थी, चलो एक से भी नहीं हुई तो सबसे नहीं हुई, मैं तो करवाऊंगा जी। ऑन 1 जनवरी एक्स, अब ये ना क्या करो कि दरमियान में किसी एक को तैयार कर लिया करो, रोज ऐसा मुजाहिद, क्या तू ਇਹੋ ਜਿਹਾ सवाल करी जरा साढ़े को तो हो गया, ताकि सर लगे रहन असि सुकून कर लिए थोड़ी देर, ऐसे ना किया करो भाई, ये पढ़ के खत्म करना है ना हमने सिलेबस को, ठीक है। हाँ, ऑन 1 जनवरी 18 एक्स लिमिटेड रिसीव्ड अ कैश ग्रांट ऑफ ₹500 टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग एन एनवायरमेंटल इंपैक्ट एनालिस्ट ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर 5 ईयर पीरियड। अच्छा जी, कैश ग्रांट मिल गई है इनको, पे 214। वो कह रहे थे गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया पता नहीं किसी काम के लिए, ठीक है, इतनी मुश्किल अंग्रेजी का तो ये मतलब है, किसी काम के लिए दे दी है, समझ तो आ रही है, लेकिन फिर भी हम तो ध्यान नहीं दे रहे, हम अपनी अकाउंटिंग की तरफ ध्यान देना। अच्छा, वो 5 साल का प्रोजेक्ट है, ओके। वो कहते हैं द ग्रांट इज रीपेएबल इन फुल इफ प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीट। हमने कहा ये तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट हम निकालने लगे हैं जी इन चीजों का, हमने एक एनालिस्ट हायर किया गवर्नमेंट का, ये पकड़ो 5 लाख रुपए, लेकिन 5 साल का प्रोजेक्ट है, ये ना हो कि साल बाद तुमको चल भाई एनालिस्ट 2.5 तेरे 2.5 मेरे, छड़ किने पूछना है, ऐसा किया ना तो हम पैसे वापस ले लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट को रोकना नहीं है। अच्छा, द एनालिस्ट वाज एम्प्लॉयड अंडर द प्रोजेक्ट कमेंस्ड ऑन एंड द प्रोजेक्ट कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2018, ठीक है जी। जिस दिन ग्रांट आई उसी दिन ये काम हो गया शुरू। अब जो 5 लाख है इसको करना क्या चाहिए असूलन, आज ही सारा इनकम बना ले, क्योंकि एनालिस्ट तो आज हमने हायर कर लिया है, एनालिस्ट हायर करना तो शर्त ही नहीं है, उन्होंने कहा था अगले 5 साल तक ये प्रोजेक्ट करना शर्त है, तो 5 साल पे प्रोजेक्ट ने चलना है, 5 साल में एनालिस्ट को पैसे देने हैं, तो 5 साल में ही इस 5 लाख को लाख लाख करके इनकम में डालना चाहिए, यही ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। आज लायबिलिटी बनाएंगे, इसको एमोटाइज करेंगे ओवर, अब जाहिर सी बात है वो खामोश तो इक्वली करेंगे ना, 5 साल का एक्सपेंस है बस इक्वली, अब प्रोपोर्शनेट क्या करना, किससे करें। और आगे कहता है ऑन 1 जनवरी 20 प्रोजेक्ट वाज अबैंडन्ड एंड द ग्रांट बिकेम रीपेबल इन फुल, पास एंट्रीज फॉर ग्रांट एंड इट्स रीपेमेंट। अच्छा, एक बात आपके ज़हनों में आती होगी, बड़े शरारती ज़हन है ना आप लोगों के, आप कहते होंगे यार देखो सवाल के अंदर लिखा तो हुआ 1 जनवरी को ग्रांट आई और 1 जनवरी 18 को आई और 1 जनवरी 20 को रीपे हो गई,
तो ठीक है ना, रहने देते हैं एंट्री, जब कोई मामले खत्म हो गया तो नहीं भाई ग्रांट आने की एंट्री, इसलिए ये नहीं कहा फॉर द ईयर फला एंट्री करो, उसने क्या कहा ग्रांट की एंट्री भी करो और उसकी रीपेमेंट की। हाँ भाई जो जिस दिन ग्रांट आई मैंने कहा उस दिन क्या कर लो, बैंक डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर लो, डेफर्ड ग्रांट उसको हम कह रहे थे, ठीक है। और 31 दिसंबर पे इसमें से 5वां हिस्सा डिवाइड बाय 5, 1 लाख को डेबिट करके इनकम बना लो। दूसरे साल भी ऐसे ही करोगे। अब तीसरे साल में बहुत सादा बात, गवर्नमेंट ने कहा, इधर देखो किसका सवाल था, गवर्नमेंट ने कहा 5 लाख वापस कर दो, इधर देखो 5 लाख, मेरी तरफ देखो ना यार, 5 लाख वापस निकालो। आपने जेब से 5 लाख निकाला, क्रेडिट हो गया बैंक या कैश, ठीक है। अब वही उसूल, जो अनएमोटाइज्ड बैलेंस पड़ा बैलेंस शीट के अंदर, अनएमोटाइज कितना पड़ा होगा 2 साल गुजरने के बाद, 3 लाख, उस 3 लाख को डेबिट करके खत्म कर दो। अब बैलेंस क्या है, नाराजगी एक्सपेंस, फॉरफिट एक्सपेंस 200, ठीक है। यही एंट्री हुई पड़ी है, डेफर्ड इनकम डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैलेंसिंग लिख लो इसके साथ ब्रैकेट में, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 लाख के आगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे ब्रैकेट में थोड़ा सा बैलेंसिंग लिख लो, ऐसे क्रेडिट। बेटा देखें, इनकम अलग रिकॉर्ड की तो शो होती रही फेस पे, फॉरफिट एक्सपेंस फिर भी वही 200 आना है। एक्सपेंस को नेट करते रहे थे तो एक्सपेंस कम गया था, फॉरफिट ने आगे बढ़ा देना है, और तो कोई इसमें ऑप्शन 2 नहीं है, ऑप्शन 2 तो वहीं पर ही था। मसला ये था ना, मसला ये था कि आपने लाइबिलिटी को रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, लड़ाई तो तभी पड़ी थी। लाइबिलिटी अलग पड़ी थी तो आसान रही थी जिंदगी, यही वाला काम किया था। जब लाइबिलिटी को नेट ऑफ एसेट किया था ना तो फिर वो चीजें मिल नहीं रही थी और जुगाड़ लगाना पड़ा था। यहाँ पे लाइबिलिटी कैसे नेट करते हैं, किसी से नहीं। वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही प्रेजेंटेशन डिफरेंट है ना, तो बस वो प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। किधर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, ये क्या है, बल्कि इसको यूं कर देता हूं मैं आपके लिए, आपको ये शायद मसला आ रहा है। भाई ये नोट किया करो विकास, हाँ ये साथ साथ इस दफा, ओके। गवर्नमेंट फॉरफिट, चलो ग्रांट फॉरफिट एक्सपेंस, फॉरफिट एक्सपेंस, और ये क्या है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना, जो बाकी बच गया वो बैलेंस, ठीक है। भाई एक रजिस्टर ले लो, मुझसे पैसे ले लेना, ठीक है, और ये आज से काम शुरू हो जाए, ये आज से अभी से शुरू हो जाए, लेकिन वाले दे देंगे आपको एक रजिस्टर, उनसे जाकर को करने का रजिस्टर दे दें, ठीक है, काम हो जाएगा। मैंने पैसे देने हैं उसको, तुम लोगों के पैसे भी मैं भरूंगा, भर लो, दे लो यार, मैं भर लूंगा, क्या हो गया, बच्चे हो तुम लोग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, और भाई और बता दें कोई मसला है, और चलो फिर थोड़ी सी बात अब कर लें डिस्क्लोजर वगैरह की, जिसके लिए काफी है वो जाएं। और बातें खत्म हो गई कंक्लूड करने में, यार कल नया टॉपिक शुरू करना है, क्या हो गया, और फिर असेसमेंट भी, ओए और असेसमेंट कह रहा हूँ, टेस्ट भी तो कल डिस्कस करना है, थोड़ा सा आज नहीं डिस्कस कर लें। अच्छा जी, होमवर्क के अंदर जरा बताएं मुझे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और 3 क्या कौन कौन से दिए थे, 3 रहता है, हाँ जी। प्रैक्टिस सेट 1 हो गया था, 2 हो गया, 4 मैंने करवा दिया, 3 का नाम बताओ। पोटैटो, आलू लिमिटेड वाला सवाल आपने करना है। क्वेश्चन बैंक में एक ही सवाल है, क्वेश्चन बैंक में एक ही सवाल है, वो कर लिया था। अच्छा वो अभी ना करें, मेरा तो मशवरा ये है, मशवरा के पास पेपर में 2 सवाल है, पास पेपर के 3 हो गए, दिखाइए जरा। सवाल का लेवल देख रहा हूं जरा, भूल गया मुझे, बोरी कॉस्ट, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। और तीसरा सवाल है कोई पार्ट है, वो ऐसे डरा दिया मुझे लिखने से। हाँ भाई सुन लो, क्वेश्चन 1 भी ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 जरा ऐसे अच्छे लेवल का है, ठीक है ना, इसमें जो है ना वो एंट्रियां शेंट्रियां करनी है आपने, तो अब आपका लेवल अप हो गया ना। इंडस फार्मा लिमिटेड, ठीक है जी। अब ये पता है क्या है, सुन लेना यार, डिस्कशन है क्वेश्चन 1 में, टोटल 4 नंबर का सवाल है, ये 5-6 मिनट का, फिर ये 8 नंबर का जो सवाल है इसके ऊपर 15 से 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। पोटैटो वाले सवाल में 15 मिनट से ज्यादा लगाने ही नहीं है, ठीक है जी। और पास पेपर 3 क्या है, और वो 6 नंबर का भाई एक छोटा सा पार्ट है, और उसमें वो क्या कह रहा है, क्या कर दो, यू हैव नोटेड द फॉलोइंग, और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई, ओह माय गॉड। इसको छोड़ दो, इसकी रिक्वायरमेंट मैं लिखूंगा कल, इसकी जगह ना आप एमसीक्यूज कर लो इसके सारे,
बस MCQ 1 से 12, ठीक है जी। चलो अब आओ पढ़ते हैं डिस्क्लोजर्स। ये होमवर्क भाई मुझे भेज देना अगली क्लास के लिए। पोटैटो करके आना, कल खा के ना आ जाना। पोटैटो हो गया सर, पोटैटो का काम हो गया है। मैं समझू पोटैटो सवाल का काम हो गया, आप कह रहे हो नहीं एक पोटैटो हमने चिप्स बना के उस पर। अच्छा जी देखिए इधर प्लीज, गवर्नमेंट ग्रांट में पहले गवर्नमेंट की डेफिनेशन लिखी गई है, इसको पढ़ लेना। ये ना हो कभी सवाल के अंदर लिखा हो लोकल बॉडी, आपको ये तो गवर्नमेंट होती नहीं है, ऐसी तरह इस डेफिनेशन को टिक करो, ये रीड करना है आपने, ठीक है। अच्छा रीडिंग एक बार सारी कर लेना, आज पूरी ना भी हो ये होमवर्क करने की वजह से, तो आधी तो हो ही जाएगी, ठीक है, लेकिन एक नजर इसको देखना है। अच्छा इसके साथ साथ एक चीज आपने सॉफ्ट में भी डाउनलोड की हुई है, पता है ना आपको, वो है ये, ठीक है ना। देखो नॉन मॉनेटरी ग्रांट हमने किया ना आज, यहां पे सिर्फ कल किया था सॉरी, ठीक है, तो उस वक्त दिखाया था। उसके ऊपर बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बस इतनी सी अंग्रेजी लिखी हुई है, ये यहीं से मैंने उठाकर बुक में लिखा था, लेकिन हम फॉरगिवेबल लोन की अच्छी एग्जांपल कर चुके हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट असिस्टेंस रहता है, ये थोड़ी सी बात अभी कर लेते हैं, अगर टाइम बना तो पहले डिस्क्लोजर कर ली। कहने का मतलब ये है कि आपको जब चैप्टर खत्म हुआ करे ना, इंश्योर किया करें 2 जगहों से, ICAP की स्टडी टेक्स्ट को ओपन किया करें, एक एक लफ्ज उसका पढ़ा करें, ये एक्सरसाइज साथ के साथ कर लिया करें, कुछ भी नहीं होता। एक एक लफ्ज पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है आपने यहां पर देखा फॉरगिवेबल लोन्स और आपने 1-2 लाइनें ऐसे तेजी से गुजारी, हाँ यार ये हमने पढ़ा था, ठीक हो गया, ठीक है। फिर आपने देखा बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट, हाँ यार ये बात हो गई थी। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, हाँ जी ये बात जहन में आ जाती है कि यार हमने कम किया हुआ है, कोई ऐसी चीज निकल आए तो पेंडिंग कॉन्सेप्ट वाले सफे पे लिखकर अगले दिन आके मुझे बतानी है, ताकि कुछ चीज रह जाए तो साल के साथ होती जाए, ठीक है ना। इस चेक के बाद आप एक नजर डाला करेंगे सिलेबस पे, जो आपने दूसरी चीज डाउनलोड करके रखी हुई है ICAP की, उसके ऊपर नजर डाल के आपने देखना है, ये काम आपने करना है, ठीक है ना। ये अल्लाह इनको पास कर दे, जो ये बच्चे ये वाला काम करें रोज, हर चैप्टर के एंड पे अल्लाह तुमने पास कर दे, तो करोगे ना ये सारे। अच्छा जी, तो पास होने वाले बच्चे हर टॉपिक के एंड पे ये काम लाजमी करेंगे, ठीक है। फिर उस सिलेबस में देख लिया तो तसल्ली हो जाती है कि यार जो कुछ कहा गया है ना वो हमने किया हुआ। अब ये हमारी अपनी कमी है कि हमें समझ ना आए पर्चे में, या हम चौक कर जाए, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है बंदे को कि नहीं यार हमारे काबू में इंशाल्लाह सिचुएशन, हम कर लेंगे डील। मुश्किल भी आएगी तो हमें पता है कि पढ़ी हुई बात में से कोई मुश्किल बात आ गई है ना, तो फाइट पुट अप करोगे, ठीक है ना। ओके चले, डिस्क्लोजर्स की तरफ आते हैं। डिस्क्लोजर बड़े आसान है। अच्छा चलो, बात चल रही थी ऐसे, ये एक छोटी मोटी इसमें रीडिंग कर लेना, ठीक है। ये अल्टरनेटिव नेम ऑफ गवर्नमेंट दिए हुए हैं। अच्छा, अब गवर्नमेंट ग्रांट को कब रिकॉर्ड करना है, गवर्नमेंट ग्रांट को कब रिकॉर्ड करना है भाई। जैसे देखो हर स्टैंडर्ड ना अपनी कुछ शर्तें लगाई हुई हैं। IS 16 आया, हमने पूछा हाँ भाई कब एसेट रिकॉर्ड करोगे PPE के तौर पे, इसने कहा कॉस्ट लेवल ही मैयर हो सके, फ्यूचर बेनिफिट्स इनफ्लो हो, प्रॉबल हो, ये कर लूंगा रिकॉर्ड, याद है आगे रिकग्निशन क्राइटेरिया। फिर हम IS 23 में आए, हाँ भाई यार क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर इंटरेस्ट होगा, मैं रिकग्नाइज कर लूंगा, उसको एसेट कॉस्ट में ऐड कर लूंगा। फिर आया IS 40, हमने कहा भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब रिकॉर्ड करूंगा, कहा वो बड़े भाई ने जो कहा था वो वही, ठीक है ना। ऐसे ही गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड आया, हमने कहा कि ग्रांट को कब रिकॉर्ड करना है किताबों में, उसने कहा 2 शर्तें पूरी हो जाएं। पहली, लब जाएगी ग्रांट, ऐसी उम्मीद है, ये ना गवर्नमेंट का लारा है, फरना भी कुआरा, तो गवर्नमेंट का लारा ही है, ये पैसे मिल जाएंगे, अगर उम्मीद है कि मिल जाएंगे। तो दूसरी बात, आप कंडीशंस जो अटैच कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अटैच की हैं, क्या आप उनको कंप्लाई कर लोगे। अगर ये 2 बातों का आप 2 बातों के बारे में इंश्योर कर सकते हो, पहली आप कंडीशन से मीट कर सकते हो, दूसरी पैसे भी बन गए, ठीक है, तो क्या कर लो, ग्रांट रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। हम तो कर ही रहे थे, लेकिन ये क्राइटेरिया है गवर्नमेंट IS 20 के गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करने का। गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है ना, रीजनेबल अश्योरेंस हो किस की, दैट द एंटिटी विल कंप्लाई विद एनी कंडीशंस अटैचिंग टू ग्रांट एंड द ग्रांट विल बी रिसीव्ड, ठीक है जी। जनरल रूल पढ़ के आना, कल को मसला हुआ तो फिर पूछ लेना। उसके बाद ये सब कुछ हमने कर लिया है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। एक रीडिंग कभी दे लो ना, सिर्फ एक बार जिंदगी में दे लो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेना। कोई ऐसी चीज सामने है तो नहीं कि जो पूछनी है अभी पूछ लोगे, वरना सारी एग्जांपल्स आपने खुद अपने हाथों से की हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जो चीजें अभी नहीं पढ़ाई हैं वो तो जाहिर है पढ़ाऊंगा ना, ऐसे थोड़ा ही। अच्छा चलते आए अब आगे, मेथड 1 मेथड 2, ये सब एग्जाम्पल्स आपने की हैं, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, ठीक है जी। ये सारी एग्जाम्पल्स आपने खुद अपने इन नेकोकार हाथों से की हैं। उसके बाद रीपेमेंट है, एग्जाम्पल 5 है, 6 है, एक नज़र सिर्फ डाल लेना है इन पे, ठीक हो गया जी। ये कुछ ऐसा तो नहीं है, एग्जाम्पल तो नहीं ना पढ़ोगे,
सिर्फ अंग्रेजियां जो है वो पढ़ लोगे, कोई मसला तो नहीं है। उसका जब एग्जांपल शुरू हुई सोल्यूशन के एंड तक वो पहले आपने किया हुआ है, डन, ठीक है। ओके, डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा अब देखो, डिस्क्लोजर तो हमने IS 16 का भी बनाया था, वो 18 दिन लगा दिए थे डिस्क्लोजर तक पहुंचते पहुंचते। वो PPE का नोट, अब सब नोट याद आ रहा है कुछ। फिर डिस्क्लोजर तो हमने IS 40 का भी बनाया था, वो भी नोट की तरह से, PPE के नोट की तरह से बना था ना। और बोलो, पढ़े भी थे स्नेक लिमिटेड वाले सवाल से, डिस्क्लोजर्स पढ़े भी थे, याद आ रहा है कि भूल गए? आ रहा है याद के भूल गए? आज आ जाएगा याद जो कुछ पढ़ा हुआ है इंशाअल्लाह। अच्छा अब इन बड़े बड़े डिस्क्लोजर्स को भी हमने पढ़ा था। डिस्क्लोजर तो IS 23 के भी पढ़े थे, बोलो याद है कि नहीं? हयात इंडस्ट्रीज वाला सवाल जब असेसमेंट में आया था तो उसके अंदर बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट था। मैंने कहा था बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या है, बोरिंग कॉस्ट का डिस्क्लोजर क्या है। वो कहता है यार बता दो कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई और क्या कैपिटलाइजेशन रेट था, ये डिस्क्लोजर था। तो डिस्क्लोजर तो बड़े बड़े भी पढ़े, डिस्क्लोजर तो छोटे छोटे भी होते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर आपको पता है कि 2-3 चीजें हमने देखी डिफरेंट हैं। एक कंपनी जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट को, एसेट रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट को अलग रखती है, दूसरी कंपनी ने छुपाया हुआ एसेट में नेट किया हुआ है। अब यूजर को बता दो लिख के, यार लिख के बता दो। फिर कोई कंडीशंस गवर्नमेंट ने अटैच की हुई हैं ग्रांट के साथ कि ये ग्रांट के साथ तुमने, ये ग्रांट तुम्हें तब मिलेगी जब तुम ये शर्त पूरी करोगे, और हम वो शर्तें पूरी कर रहे हैं, लिख के बता दो यार। ऐसे 2-4 मोटी मोटी बातें ग्रांट के बारे में बतानी है। डिस्क्लोजर और कुछ नहीं है इसका, इसके नोट्स में और इसका नोट कोई है, इसके एक्सट्रैक्ट ही थे जो बना डाले। इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन, असल तो यही था। बहरहाल अंग्रेजी में लिख के यूजर को बताना तो पड़ेगा ना भैया। देखो ना 100 किस्म के तरीके आपने पढ़ लिए अभी तक, ठीक है। तो कौन से तरीके वाली अकाउंटिंग कर रहे हो यार, यूजर को बता दो, ठीक है ना। जैसे एसिड गायब है, यूजर क्या पता, एसिड ग्रांट गायब है, एसिड में नेट हुई है, यूजर को बातों का पता होना चाहिए। तो क्या क्या बता दो, स्टैंडर्ड हमसे रिक्वायर करता है, जागते हुए सुने। IS 20 रिक्वायर। जैसे ही थ्योरी की थोड़ी सी बात, हालांकि मैं थ्योरी इतनी कम, मेरी कोशिश ये होती है कि थ्योरी भी सवालों में कर लें, पहले सवाल हो फिर थ्योरी हो। फिर भी जब थ्योरी शुरू करता हूं ना, IS 20 requires following disclosures in notes of financial statements. Number 1, अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है जी। अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इंक्लूडिंग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। वो जो मैं कह रहा था कि अगर एसेट रिलेटेड ग्रांट है तो आपने अलग रखा है या नेट किया एसेट से। एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट है तो आपने इनकम स्टेटमेंट, बाहर तो लायबिलिटी रखनी थी बैलेंस शीट में, तो इनकम स्टेटमेंट ट्रांसफर किया, उसको अलग इनकम शो किया है या उसको नेट कर दिया रिलेटेड एक्सपेंस से। ये क्या है, ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी प्रेजेंटेशन की समेत, ठीक है। ये डिस्क्लोज कर दो, ये लिख के बता दो, बस इतनी सी बात। और द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट फॉर विच। नेचर बता दो यार, बस नेचर एंड एक्सटेंट। नेचर एंड क्या है जी? जी ये वो उन्होंने ना लैंड दिया हुआ है हमें ग्रांट के तौर पे। नेचर क्या है? लैंड है। एक्सटेंट, हाँ जी वो उन्होंने कहा है कि 10 साल तक आपका ही है, हो सकता है उन्होंने कहा 100 साल तक गवर्नमेंट ने कहा आपका ही है। तो नेचर एंड एक्सटेंट बता दो, गवर्नमेंट ग्रांट क्या चीज़ है, उसकी नेचर क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है। प्लांट दिया हुआ है जो उन्होंने, पैसे दिए उन्होंने, लोन दिया हुआ उन्होंने, जैसे ये एग्जाम्पल की ये डिस्क्लोजर में लिख के बता दो। लोन है, इस पर इंटरेस्ट रेट 10% है, और अभी यहाँ पे सवाल में था इन एग्जाम्पल में आगे लिख दो कि ये रीपेबल है फलां डेट पे, ठीक है। और अनफुलफिल्ड कंडीशंस अगर कुछ हैं, हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आपने 5 साल तक यहां पर ये प्लांट लगा रहे और चलता रहे, ये ग्रांट ले लो 5 साल तक, 2 साल गुजर गए, 3 साल अभी फुलफिल करनी है ये कंडीशन, लिख के बता दो, ठीक है जी। और कोई कंटिजेंसीज हैं अदर, मतलब कोई और खतरात हैं, देखें ना जी, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा जी 5 साल तक आपने यहाँ पे काम करना है, लेकिन जी हमें खतरा है कि ये फलां मामला हो सकता है, अभी हुआ नहीं, ऐसा हो सकता है, इसको कहते हैं कंटिजेंसी, ठीक है ना। कंटिजेंसी को खतरा नहीं मंडला रहा यार, ऐसे ही बस अंग्रेजियाँ हैं पेपर के अंदर, ये न्यूमेरिकली तो बात क्या आनी है, थ्योरेटिकली ही आ सकती है। तो फिर मोटी मोटी 3 बातें ही निकली। पहली, अकाउंटिंग पॉलिसी बताओ इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरी, नेचर और एक्सटेंट बता दो ग्रांट का। और तीसरी, कोई कंटिजेंसी है या अनफुलफिल्ड कंडीशन है तो ये बता दो। अल्लाह अल्लाह खैर चला, ठीक है, समझिए बात। अगली बात है गवर्नमेंट असिस्टेंस। अच्छा, गवर्नमेंट असिस्टेंस इतनी आसान है, इतनी आसान, इतनी आसान, इतनी आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। सुनो इधर, सुनो 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 सुनो। गवर्नमेंट ने आपसे कहा क्या काम करते हो आप, आपने कहा जी हम माइनिंग के बिजनेस में हैं, हम कान कुनी करते हैं, हम ये
सॉल्ट रेंज में क्योड़ा, रुखला, वर्षा इस साइड पे हमारी काने हैं और हम वहाँ से नमक निकालते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, आप नमक निकाल रहे हो, सही नहीं निकाल रहे, एक्सपोर्ट होते प्रॉब्लम होती है, हम कुछ एक्सपर्ट्स भेजेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। क्या करेंगे? गाइड करेंगे, आप ज़रा अच्छे तरीके से ये काम कर सकें। अब गवर्नमेंट ने ये जो एक्सपर्ट्स भेजे हैं, क्या ये नॉन मॉनिटरी ग्रांट है? ग्रांट नहीं है ये तो। क्या मतलब, एक्सपर्ट हमारे हो गए हैं? एक्सपर्ट के ऊपर बिल्डिंग बना दें? नॉन मॉनिटरी है, मॉनिटरी ग्रांट नहीं है, नॉन मॉनिटरी नहीं है, कोई लोन नहीं है फॉरगिवेबल, कोई लो इंटरेस्ट रेट लोन नहीं है। ये तो एक बंदा भेजा है उन्होंने जो जस्ट हमें असिस्ट कर रहा है। इसी तरह की और भी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप जो है वो फलां मुल्क को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हम जो है वो आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे, बस वैसे ही गाइडेंस दे रहे हैं, हम बंदे भेज रहे हैं, वो आपको गाइड कर देंगे, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प तो है, लेकिन हम उसे कोई मॉनिटरी टर्म्स एलोकेट नहीं कर पा रहे, तो वो है तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प, लेकिन उसको ग्रांट कह के अकाउंटिंग नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि रुपया इन्वॉल्व होगा तो एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट असिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? गवर्नमेंट असिस्टेंस। और इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। चौकीदार साहब इधर देख लो, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, इसके जस्ट डिस्क्लोजर। अगर कोई गवर्नमेंट ने असिस्टेंस दी है तो उस असिस्टेंस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बस लिख के बता दो कि गवर्नमेंट हमारी इतनी अच्छी है कि उन्होंने हमें एक्सपर्ट्स भेजकर हमारे इन कामों को बहुत हमें जो है वो सही कराया, हमें बड़ी हेल्प की है, कि गवर्नमेंट ने हमें असिस्टेंस दी है, यूज़र को ये बता दो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस में कुछ मुश्किल बातें भी हैं, ये ज़रा पढ़ के आनी है। तो जो पैराज आपको समझ नहीं आएंगे या कोई लफ्ज़ समझ नहीं आएगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही ज़िंदगी रही, तो कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ या फिर असेसमेंट की डिस्कशन के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।